दोस्तों एक लड़का जो विगत 10 वर्षों से दुबई में काम कर रहा था, बहुत ही होशियार था और बहुत ही टैलेंटेड था। अपनी पूरी ईमानदारी के साथ जो भी कार्य करता, पूरी ईमानदारी के साथ करता क्योंकि वह एज ए इलेक्ट्रीशियन हेड था वहाँ का। उसके बाद दोस्तों वह काफ़ी मेहनत से काम करता था। जब 10 वर्ष उसको हो गए, तो उसके मन में एक विचार आता है, एक ख्याल आता है कि क्यों ना मेरे पास अच्छी इनकम हो गई है, अब मैं अपने घर चलूँ, वहाँ पे शादी-विवाह करके अपनी ज़िंदगी गुज़र-बसर करूँ। दोस्तों उसके बाद वह छुट्टी उसकी तय हो जाती है। जब उसकी छुट्टी तय हो जाती है तो घर पे आता है और एक लड़की देख कर के बहुत ही धूमधाम से अपनी शादी करता है। जब उसकी शादी होती है तो दोस्तों कहा जाता है कि अच्छे जो दिन होते हैं बहुत ही जल्दी चले जाते हैं, हमें अंदाज़ा भी नहीं लगता कि कितने जल्दी अच्छे दिन चले गए। दोस्तों उसके बाद 3 मंथ जब बीत जाते हैं तो 1 मंथ के लिए वो अपनी छुट्टी और बढ़वा लेता है। जब अगला महीना आता है तो उसका जो टिकट होता है कन्फर्म हो जाता है। उसके बाद दोस्तों वहाँ जब जाता है दुबई में फिर रिटर्न, तो उसकी जो धर्मपत्नी होती है उसको बार-बार फ़ोन करती है कि मेरा दिल आपके बगैर नहीं लग रहा है, कृपया करके आप मुझको आके लिवा चलिए या आप चले आइए। वह लड़का कहता है पगली ये हिंदुस्तान नहीं है, ये विदेश है, यहाँ पर मैं तुम्हें नहीं ला सकता। क्योंकि दुबई में कहा जाता है दोस्तों गल्फ़ कंट्री में महिलाओं की जो भारतीय नारी होती हैं उनको बहुत ही बुरी तरीके से देखा जाता है, क्योंकि वहाँ की महिलाओं की अपेक्षा भारत की जो नारी होती हैं बहुत खूबसूरत होती हैं। तो लड़का जो होता है मन ही मन डरता है, लेकिन कर भी क्या सकता है। उसके बाद दोस्तों बहुत पत्नी के प्रेस करने के बाद, फ़ोर्स करने के बाद वो अपने मैनेजर के पास जाता है। तो अपने मैनेजर से कहता है सर मुझे छुट्टी चाहिए, मैं घर जाना चाहता हूँ। तब उसका मैनेजर कहता है यार अभी-अभी तो तुम आए हो, क्यों अब की बार बहुत जल्दी जाना चाहते हो? तो अब मैनेजर जो था उससे बहुत ही घुलन-मिल था, तो उससे पूछता है कि आखिर भाई क्या बात है? तो वह बताता है कि मेरी शादी हुई है और मेरी पत्नी के बगैर मेरा दिल नहीं लग रहा। तब वह लड़का जब अपनी बात पूरी बता देता है तो मैनेजर जो होता है अपने मालिक शेख के पास जाता है। शेख से कहता है कि सर जी ऐसी-ऐसी बात है, ये लड़का अपने घर जाना चाहता है। जो शेख होता है तो उसको उस लड़के की बहुत सख्त ज़रूरत होती है, क्योंकि वह लड़के के बगैर उसकी कंपनी बहुत ही लॉस में जा सकती थी, क्योंकि वही पूरा टीम का वहाँ जो हेड था, वही पूरी टीम को देख रहा था। दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, मैं मोनू भारद्वाज। आज की जो सच्ची घटना है, ये जौनपुर ज़िले की एक सच्ची घटना है। दोस्तों इस कहानी को सुनने के बाद आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य भेजें, कि ये कहानी आपको कैसी लगी। दोस्तों एक बार पुनः मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूँ। दोस्तों जौनपुर जिला का रहने वाला एक सुनील कुमार नाम का लड़का था, जो कि युवावस्था आने के बाद तुरंत दुबई के लिए चला गया था और दुबई जाने के बाद वहाँ पर अच्छी खासी आमदनी कर रहा था, क्योंकि वो एज इलेक्ट्रीशियन हेड था। वहाँ पर जाने के बाद जब वो अच्छी खासी कमाई कर लिया, फिर घर पे आता है, शादी करता है। तो जब शादी करने के बाद पुनः जाता है तो उसकी पत्नी जब बुला लेती है, तो वह अपनी पत्नी के कहने पर वो अपने मालिक के यहाँ फ़ोर्स करने लगता है। दोस्तों उसके बाद उसका जो मालिक होता है, वो कहता है कि सुनील ऐसा है कि तुम वहाँ अपने घर नहीं जा सकते, क्यों ना हम तुम्हारी पत्नी को यहाँ पर बुला लें। तब वह सुनील अपनी पत्नी संध्या से कहता है, उसकी पत्नी का नाम संध्या होता है, अपनी पत्नी संध्या से कहता है कि संध्या ऐसा करो कि तुम यहीं पर आ जाओ, मैं तुम्हारा पासपोर्ट वीज़ा बनवा देता हूँ। दोस्तों दुबई में ऐसा रूल है कि वहाँ पर जो अच्छे खासे कंडीशन में रहते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर रहते हैं, वही अपनी पत्नी को रख सकते हैं, नहीं तो टूरिस्ट वीज़ा पे ले जा सकते हैं। दोस्तों वहाँ का जो मालिक था, वो इसका इलेक्ट्रीशियन का, इंजीनियर का बढ़िया सर्टिफिकेट बनवा के उसकी पत्नी संध्या का पासपोर्ट बनवाता है और उसको वहाँ पे बुला लेता है। जब उसकी पत्नी इतनी बात सुनती है, तो बहुत ही खुश होती है। सुनील अपनी पत्नी के यहाँ आता है और अपनी पत्नी को लेके फिर दुबई वापस चला जाता है। दोस्तों उसके बाद धीरे-धीरे सब वीआईपी रूम जो होता है, बंगला होता है, उसमें सेटलमेंट कराया जाता है सुनील को और संध्या को। संध्या बहुत खुश थी, क्योंकि दुबई एक ऐसा शहर है जहाँ घूमने के लिए, देखने के लिए लोग तरसते हैं। अब वो हिंदुस्तान को छोड़ कर के दुबई में शिफ्ट हो गई थी। अपने यहाँ जब सहेलियों के यहाँ फ़ोन करती तो उसकी सहेलियाँ कहती थी कि तुम बहुत संध्या बहुत ही तुम खुशनसीब हो, तुम्हें ऐसा पति मिला जो तुम्हें लेकर के हिंदुस्तान को छोड़ो दुबई में घुमा रहा है। दोस्तों उसके बाद एक दिन ऐसा आता है कि वहाँ का जो मैनेजर था पारस रेड्डी, वो मद्रास का रहने वाला था। पारस रेड्डी सुनील से कहता है सुनील अब तो तुम्हारी लाइफ बहुत अच्छे से चल रही है भाई। तो सुनील कहता है जी सर ये आपकी ही कृपा है,
अगर आप ना होते तो आज शायद मेरी पत्नी यहाँ पर नहीं होती। तो जो मैनेजर होता है कहता है कि इस तरीके से नहीं चलने वाला है, अब हमको पार्टी चाहिए। सुनील कहता है बिल्कुल सर, पार्टी जब कहें आप कहाँ कहेंगे, चलिए मैं आपको पार्टी दे देता हूँ। लेकिन मैनेजर कहता है नहीं नहीं, मुझे बाहर की पार्टी नहीं चाहिए, क्योंकि मैं बाहर का ही खाना खाता हूँ। मैं यह चाहता हूँ कि तुम्हारे घर पर पार्टी हो, हम तुम्हारी धर्म पत्नी के हाथों का खाना खाना चाहते हैं। पहले तो सुनील बहुत डर जाता है, क्योंकि सोचता है कि ये गल्फ कंट्री है, और दोस्तों गल्फ कंट्री के रहने वालों के ऊपर विश्वास नहीं किया जाता। तो बाद में वो कह देता है ठीक है सर, आइए। लेकिन डेट शुक्रवार को तय किया जाता है। वो आता है अपनी पत्नी से, कहता है कि संध्या ऐसी ऐसी बात है, शुक्रवार को हमारे मैनेजर और कुछ दोस्त आने वाले हैं, भोजन बनाना है। तो संध्या कहती है कि क्या ज़रूरी था, अगर पार्टी देना था तो बाहर कहीं दे सकते थे। तो सुनील उसको समझाता है क्या करूं, मेरा मैनेजर है, मैं बहुत समझाने की उसको कोशिश किया, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं। दोस्तों उसके बाद शुक्रवार के दिन दोनों पति पत्नी काफ़ी अच्छे से पकवान बनाते हैं, भोजन बनाते हैं। शाम हो जाती है, 7:30 से 8 का वक्त होता है। तब जो पारस रेड्डी होता है अपने दो दोस्तों के साथ आता है सुनील के बंगले पर। जब सुनील के बंगले पर आता है, बेल बजाता है, तो उसके बाद दरवाज़ा खोला जाता है। तो मेहमानों की आवभगत की जाती है, उनका स्वागत किया जाता है। बैठाया जाता है सोफे पर, पारस रेड्डी और उसके जो साथी बैठ जाते हैं। ड्रिंक का सेवन होता है और उसके बाद खाना पीना होता है। खूब जम के पार्टी होती है। उसके बाद धीरे धीरे समय व्यतीत होता है। 10 साढ़े 10 के बाद जब जाने की तैयारी होती है, तो सुनील कहता है ठीक है सर, अब आप लोग से मैं विदा चाहता हूँ, अब आप लोग जा सकते हैं। लेकिन जो पारस रेड्डी था वो अपनी जिद पे अड़ जाता है, कह रहा था कि नहीं, हम तो ज़रूर आए हैं आपके दरवाजे पर, लेकिन अभी तक भाभी ने हमें अपना चेहरा नहीं दिखाया। दोस्तों सुनील और अंदर से डर जाता है, क्योंकि वो सोच रहा था कि अगर मेरी पत्नी इतनी खूबसूरत है, इसकी बुरी नज़र मेरे पत्नी पर पड़ गई तो मैं तो कहीं का नहीं रहूँगा, क्योंकि ये बेगाना देश है, यहाँ पर मेरा कोई सुनने वाला नहीं। लेकिन दोस्तों कहा जाता है पेट के आगे, नौकरी के आगे इंसान थोड़ा सा मजबूर हो जाता है। दोस्तों वह संध्या को जाके समझाता है कि चलो मैं हूँ तुम्हारे साथ। दोस्तों जब संध्या आती है तो चाँद सा मुखड़ा जैसी उसकी दुल्हन थी। उसके बाद दिखाता है, संध्या उसके साथ थोड़ी देर बैठी रहती है। उसका जो मैनेजर होता है देखता है, और उसके दो साथी होते हैं, देखने के बाद मन ही मन सोचने लगते हैं। उसके बाद संध्या जाने लगती है, तभी पारस उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि रुक जाओ थोड़ी देर के लिए। उसके बाद अपने जेब से दोस्तों एक सोने की चैन निकालता है और संध्या के हाथों में रख देता है। तब सुनील कहता है सर इसकी क्या ज़रूरत थी? तो पारस कहता है नहीं नहीं, मैं पहली बार दुल्हन को देखने आया हूँ और ये मुँह दिखाई दे रहा हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ रिवाज होता है कि जब कोई दुल्हन को देखने जाता है तो निश्चित तौर पे कोई ना कोई उपहार जरूर दे देता है। दोस्तों उसके बाद पारस और उसके दो साथी चले जाते हैं। तो संध्या कहती है कि अपने पति से कि इसकी नीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है मुझे, आइंदा से इसको अपने रूम पर मत बुलाना। सुनील कहता है ठीक है। दोस्तों धीरे धीरे सिलसिला चलता रहता है, 10 से 15 रोज हो जाता है। एक दिन ऐसा आता है कि जब फिर पारस बिना बताए सुनील के उसके दरवाजे पे आ जाता है। बेल बजाता है, जैसे ही बेल बजाता है, जैसे ही दरवाज़ा खोलती है संध्या, तो सोचती है कि मेरा पति आ गया है, लेकिन दरवाज़ा खोलने के बाद कोई और आ गया। दोस्तों संध्या डर जाती है, और जब डर जाती है तो कहती है कि वो घर पे नहीं है। तो पारस कहता है मैं जान रहा हूँ वो घर पे नहीं है, इसीलिए तो आया हूँ। तो संध्या कहती है ठीक है आप जाइए, जब वो आ जाएंगे तो आप आइएगा। तो लेकिन उसको भी डर रहता है कि कहीं मैं बदतमीजी से पेश आऊँ तो मेरे पति की कल नौकरी ना छीन ले। दोस्तों उसके बाद वो जो मैनेजर होता है कहता है कि संध्या क्या मुझे अंदर नहीं बुलाओगी पानी पीने के लिए? तो संध्या बुलाती है, आदमी आता है, वो बैठता है मैनेजर। संध्या चली जाती है रूम में, और जल्दी से तुरंत फ़ोन निकालती है, फ़ोन करती है सुनील को कि आप कहाँ हैं, जल्दी से आ जाइए, ये जो आपका मैनेजर है आके रूम में बैठा हुआ है। दोस्तों जैसे ही संध्या फ़ोन काटने के बाद बाहर आती है तो देखती है कि मैनेजर रो रहा था, और बहुत ही दुख से रो रहा था। संध्या काफ़ी देर तक खड़ी रहती है, तो पूछती है कि आखिर ये रो क्यों रहा है, सोच रही थी। जैसे ही एक आध घंटा होता है, मैनेजर कुछ नहीं बोलता, सिर्फ सिसकियाँ मार मार के रो रहा था। बेल बजाई जाती है। तब जैसे संध्या जाके दरवाज़ा खोलती है, देखती है सुनील आ गया। तो सुनील जैसे इंटर करता है तो देखता है कि हमारा जो मैनेजर है
और रो रहा है। तो कहता है सर आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? तो कह रहा था मैं तुम्हारी अनुपस्थिति में चला आया था तुम्हारी पत्नी से मिलने। तो कहता है कि आखिर तब आप रो क्यों रहे हैं? तो कह रहा था कि क्योंकि मैं तुम्हारी पत्नी को देखने के बाद अपनी निजी ज़िंदगी में चला गया था। सुनील, मैं भी पैसे की लालच में इतना अंधा हो गया था कि मेरी नई-नई शादी हुई थी। मेरी पत्नी भी मुझको बहुत प्यार करती थी। मेरी पत्नी बार-बार कह रही थी कि आप चले आओ या मुझे ले चलो। लेकिन मैं ना उसको ले आया ना तो उसके पास गया। लास्ट में ये हुआ कि मेरी पत्नी मुझको छोड़ कर के दूसरे के साथ चली गई और मैं तनहा हो गया। मेरे माता-पिता भी बूढ़े हो गए थे, वो भी मर गए। अब मैं दुबई में रहकर मैनेजर हूँ। मेरे पास करोड़ों रुपए हैं, लेकिन आज मेरे पास कोई मुझे अपना कहने वाला नहीं है। इस चीज़ का मुझे बहुत ही दुःख हो रहा है। दोस्तों, जब उसकी दुःख भरी कहानी सुनते हैं सुनील और संध्या, तो भी थोड़ा-सा भावुक हो जाते हैं। तब सुनील पूछता है कि सर आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? तब वो जो मैनेजर होता है वो संध्या से कहता है कि संध्या, अगर कोई लड़की हो मेरे लायक तो मेरी भी अगर शादी करवा देती तो मेरी भी ज़िंदगी कट जाती। तो सुनील बोल पड़ता है कि सर आपकी शादी कैसे हो सकती है, क्योंकि आप 40 प्लस हो चुके हैं। आपकी शादी कैसे होगी? आपसे कौन लड़की शादी करेगी? दोस्तों, कहा जाता है कि ईश्वर जोड़ी बनाकर भेजता है। राधा उसकी एक बहन थी, संध्या की छोटी नहीं बड़ी बहन थी, जो कि तलाकशुदा थी। उसकी उम्र भी लगभग 35 से 36 वर्ष थी। तो संध्या सोचती है कि क्यों ना मैं अपनी बहन की इसके साथ शादी करा दूँ। तो कहती है ठीक है सर, मैं बात करती हूँ अपने मायके में। तो वह मैनेजर जो होता है फिर चला जाता है। संध्या अपने पति से कहती है मेरी एक बहन है बड़ी, मैं अगर कहो तो उससे बात करूँ। सुनील राजी हो जाता है। उसके बाद वो इंडिया फ़ोन करती है अपने मम्मी के यहाँ। उसकी मम्मी कहती हैं तुम अगर अच्छी तरीके से जान रही हो तो क्यों नहीं अपनी शादी भी करवा दो अपनी बहन की, इसकी भी ज़िंदगी सुधर जाएगी। दोस्तों, उसके बाद सुनील और संध्या, पारस रेड्डी तीनों फिर दुबई से घर पे आते हैं। यहाँ बहुत ही धूमधाम से पारस रेड्डी की शादी होती है। पारस रेड्डी उसकी बहन राधा को लेकर फिर दुबई चला जाता है। साथ में सुनील और संध्या भी जाते हैं। दोस्तों, लमसम 10 साल का वक्त बीत गया था साथ में रहते-रहते। इस दरमियान संध्या और सुनील को 2 बच्चे हुए और राधा और पारस को भी 2 बच्चे हुए। लेकिन दोस्तों, कहा जाता है कि दुःख कब बोल के आता है इसका कोई समय निश्चित नहीं रहता। एक दिन एकाएक हृदय गति रुक जाने से पारस मर जाता है। उसको दिल का दौरा पड़ता है और अचानक उसकी मृत्यु हो जाती है। जैसे ही यह बात राधा के कानों में पड़ती है, राधा देखती है, तो वह भी दोस्तों एक अचेत अवस्था में हो जाती है, क्योंकि उसका जो पहला पति था उसको तलाक दे चुका था और दूसरा पति जो था वो भी अब इस दुनिया में नहीं है, उसको छोड़ के चला गया। दोस्तों, जहाँ खुशी का एक माहौल था पूरा सन्नाटा सा छा गया। अब वह वहाँ की जो उसकी आमदनी थी, जो उसका पीएफ-सीएफ था, किसी प्रकार से वो जो सुनील था अपने मालिक से बात करके पूरी उसकी इनकम उसके अपनी सर्वाइन के साले के अकाउंट में डाल के तीनों वहाँ से फिर इंडिया वापस चले आते हैं। दोस्तों, जब इंडिया वापस आते हैं तो सुनील ये निश्चय करता है कि अब हमको दुबई नहीं जाना है, क्योंकि जब अगर हमारे पास इतनी अच्छी खासी इनकम हो गई है तब हमें दुबई जाने की ज़रूरत नहीं। अगर हमारे साथ भी कोई हादसा हो जाएगा तो निश्चित तौर पर हम अपने घर परिवार वालों से नहीं मिल पाएंगे। दोस्तों, हमारी कहानी कहने का तात्पर्य है आपके दिल को दुखाना नहीं, आपको जगाना है कि ज़िंदगी में अपने परिवार को भी समय दें। और पैसा भी बहुत ज़रूरी है, पैसा भी कमाएं, लेकिन पैसे की लालच में इतने अंधे ना हो जाएं कि अपने परिवार को, अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को, अपने माँ बाप को छोड़ दें। दोस्तों, हमारी कहानी आपको कैसी लगी निश्चित में कमेंट बॉक्स में निश्चित तौर पर लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। अपना ध्यान रखें, सतर्क रहें। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, हर हर महादेव।